अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आज 30 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन बार बार में एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और आगे के एग्ज़ामों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि बिंदु स्त्राव परिणाम है। बिंदु स्त्राव किसका परिणाम है? पहला ऑप्शन है विसरण का, वाष्पोत्सर्जन का, परासरण का या मूल दाब का। तो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन के कारण बिंदु स्त्राव नहीं होता। वाष्पोत्सर्जन के कारण तो फिर दिन के समय बिंदु स्त्राव होना चाहिए। फिर कभी कभार जब रात में हम सवेरे के टाइम पे देखते हैं तो जो घास होती है, जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, छोटे छोटे जो घास होती है, उन पर पानी की छोटी छोटी बूंदें हमें दिखाई देती है, तो उसको कहा जाता है बिंदु स्त्राव। बिंदु स्त्राव का मतलब सवेरे जो घास के ऊपर जो छोटे छोटे पानी की बूंदें होती है, वो होती है बिंदु स्त्राव। तो बिंदु स्त्राव वाष्पोत्सर्जन का परिणाम तो नहीं हो सकता। इसके बाद में विसरण का भी परिणाम ये नहीं हो सकता, परासरण का भी परिणाम ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये 100% किसका परिणाम है? ये मूल दाब का परिणाम है। तो बिंदु स्त्राव किसका परिणाम है? मूल दाब का। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जो जनक है वह है स्टीफन हेल्स। जो स्टीफन हेल्स नामक वैज्ञानिक है, यही पादप शरीर क्रिया विज्ञान के जनक माने जाते हैं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अति पराशरी जल में रहने पर कोशिका जीवद्रव्य कुंचन करती है, तो भित्ति तथा जीवद्रव्य कुंचित पदार्थ के बीच का स्थान भरा होता है। किससे भरा होता है? ये जल से भरा होता है, कोशिका रस से भरा होता है, अति पराशरी विलयन से भरा होता है या अल्प पराशरी विलयन से भरा होता है। तो अति पराशरी जल में रहने पर पहले से उसने दे रखा है कि अति पराशरी जल में रहने से, यानी बात पहले से जब उसने कर रखी है कि भाई जल कौन सा है? अति पराशरी जल। तो अति पराशरी जल में तो फिर इसमें तो जल का तो ऑप्शन आ नहीं सकता। तो अति पराशरी जल में रखने पर कोशिका जीवद्रव्य कुंचन करती है, यानी सिकुड़ने लगती है। तो कोशिका जल में तो सिकुड़ेगी नहीं, कोशिका रस से भी कोशिका नहीं सिकुड़ती। अल्प पराशरी विलयन यानी जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो जिसके अंदर जल की मात्रा ज़्यादा होगी वहाँ तो कोशिका फूलनी चाहिए। जिस प्रकार से किशमिश को अपन डालते हैं तो वह क्या करती है? जल के अंदर जैसे ही पानी का अवशोषित करके फूलने लगती है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर कौन सा है? अति पराशरी। क्योंकि इसमें क्या हो जाता है कि जो विलयन होता है वो गाढ़ा होता है और इसमें पानी की मात्रा पहले से कम होती है, तो वो अंदर जो पानी होता है उसको बाहर निकाल देता है। तो उसका क्या हो जाता है? उसका जीव द्रव्य कुंचन होने लगता है। इसी आधार पर अपन इसका आंसर जाएगा तीसरा, अति सी वाला ऑप्शन जाएगा, अति पराशरी विलयन से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, चौथे नंबर के क्वेश्चन की। सर्वोच्च परासरणीय दाब होता है। सर्वोच्च परासरणीय दाब होता है। तो सर्वोच्च परासरणीय दाब लवणोद्भिद में होता है, या पहला ऑप्शन है लवणोद्भिद, दूसरा ऑप्शन है समोद्भिद और तीसरा ऑप्शन है शुष्कोद्भिद और चौथा ऑप्शन है लिथोफाइट्स में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये किस में होता है। तो हम पहले तो इस बात का पता करते हैं कि सर्वोच्च परासरणीय दाब क्या होता है। तो अब ये क्या होगा? परासरणीय दाब यानी क्या होगा कि पानी का जो दबाव है, यानी जो परासरण का जो दबाव है, वो किन पौधों में ज़्यादा होता है? समोद्भिद पादपों में किसी तरह का कोई दबाव नहीं, क्योंकि इनके पास क्या होता है? हर समय पानी की अवेलेबल रहता है, और जब हर समय पानी की उपलब्धता रहेगी तो इनमें किसी भी तरह का कोई ज़्यादा मेहनत इनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शुष्कोद्भिद पादपों में क्या होता है कि यहाँ पर पानी तो बहुत कम मात्रा में होता है और पानी के लिए बेचारे पौधे लगातार मेहनत करते हैं, लड़ते रहते हैं। तो यहाँ पर पानी का दबाव यानी परासरण का दाब का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परासरण का दाब कब हो सकता है? जब पानी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर ये पोर्शन नहीं है। डी वाला पोर्शन आता है लिथोफाइट्स में। तो लिथोफाइट्स में ये नहीं होता। ये इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए, लवणोद्भिदों में, क्योंकि लवणोद्भिदों में परासरण दाब ज़्यादा पाया जाता है, सर्वोच्च पाया जाता है। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवें क्वेश्चन में देखते हैं, वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति है? वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति है? तो स्फीति दाब की है, भित्ति दाब की है, मूल दाब की है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मूल दाब की अभिव्यक्ति है। वाष्पोत्सर्जन हमेशा किसकी वजह से ज़्यादा होता है? मूल दाब की वजह से होता है।
अब आगे बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठे क्वेश्चन में पौधों में अधिकांश जल अवशोषण होता है। पौधों में अधिकांश जल अवशोषण होता है। मूलगोप से होता है, मूलाग्र से होता है, मूलरोम से होता है, जो विद्युतक कोशिकाओं से होता है। तो भाई हम ये जानते हैं कि पौधों में जो मूलगोप होता है वो जल का कभी भी अवशोषण नहीं करता। वह इसलिए जल का अवशोषण नहीं करता क्योंकि वो लगातार कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। यानी जो जड़ें होती है उन जड़ों की जो मूलगोप होता है, ये वाला भाग कहलाता है मूलगोप। यानी ये वाला जो भाग होता है ये मूलगोप होता है। मूलगोप के बाद में मूलाग्र जो होते हैं, मूल के अग्र सिरे, इसको कहा जाता है मूलाग्र। यानी ये मूलगोप के जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा होता है इसे मूलाग्र कहा जाता है। अब यहाँ जो मूल रोम होते हैं ये जड़ के जस्ट बाद में पाए जाते हैं, इस जगह पर पाए जाते हैं। अब ये जड़ों के जब इस जगह पर पाए जाएंगे तो इनको कहा जाता है मूल रोम। और इन मूल रोम के जरिए ही सबसे ज़्यादा जल का अवशोषण होता है। तो अधिकांश जल अवशोषण जो होता है वह मूल रोम की वजह से होता है। तो आंसर जाएगा सी। विभजितक कोशिकाओं से नहीं होता। विभजितक क्षेत्र में क्या लगातार वृद्धि वाली होता है, यानी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती है, तो इस कारण वहाँ पर नहीं होता। तो आंसर इसका सी जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सातवें क्वेश्चन की तरफ। रंध्र दिन में खुलते हैं क्योंकि रक्षक कोशिकाओं में, पहला ऑप्शन है, बाह्य भित्ति पतली होती है, वृक्क आकार में छोटे होते हैं, वृक्क आकार के होते हैं, हरितलवक होते हैं, या बृहत केंद्रक होते हैं। तो रंध्र दिन में खुलते हैं, उसका कारण क्या है? तो इसका आंसर जो जाएगा, क्या पहला ऑप्शन बाह्य भित्ति पतली होती है? नहीं, इसका वजह से बाह्य भित्ति का कोई रोल नहीं है रंध्र को खुलने में। दूसरा, वृक्क आकार में छोटे होते हैं, वृक्क आकार के होते हैं, नहीं, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर हरितलवक होते हैं, इसमें ऑप्शन जो जाएगा उसमें क्या होगा, हरितलवक होते हैं। क्योंकि क्या है, हरितलवक क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के आधार पर ही बाद में रंध्रों का खुलने। अगला ऑप्शन जाएगा, आठवें क्वेश्चन का तरफ बढ़ते हैं। पादपों में वाष्पोत्सर्जन की दर निर्भर होती है। पादपों में वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो निर्भर होती है। तो प्रकाश और ताप पर, हाँ, प्रकाश और ताप पर निर्भर होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और प्रकाश ताप पर ही हम नहीं कहेंगे, तो इसको ऑप्शन गलत। ताप और मृदा पर भी निर्भर नहीं होती है। प्रकाश, ताप, वायुमंडलीय आर्द्रता और वायु, हाँ, इस पर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी वाला। यहाँ पर प्रकाश पर भी वाष्पोत्सर्जन की दर भी निर्भर करती है, ताप पर भी करती है, वायुमंडलीय आर्द्रता पर भी करती है, और वायु पर भी निर्भर करती है। तो सी वाला ऑप्शन मोर करेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा मोर करेक्ट आंसर यही है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिंदु स्त्राव किसके द्वारा होता है? बिंदु स्त्राव रंध्र के द्वारा होता है, जल रंध्र के द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा होता है, या पुष्प कलिका के द्वारा होता है? तो बिंदु स्त्राव किसके जरिए होता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रंध्रों के जरिए कभी भी जो बिंदु स्त्राव वह नहीं होता। हाँ, जल रंध्रों के द्वारा होता है, मूल रोम के द्वारा भी नहीं होता, क्योंकि बिंदु स्त्राव जड़ों में तो देखने को नहीं मिलता, पत्तियों पर देखने को मिलता है, तो मूल रोम का तो कोई यहाँ काम नहीं है। पुष्पों में कभी बिंदु स्त्राव होता नहीं है। तो जो आंसर जाएगा वो जल रंध्र जाएगा। तो इसमें आंसर जाएगा जल रंध्र। उसके बाद में 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 10वें क्वेश्चन, सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। सामान्यतः वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो किसके जरिए मानी जाती है? वो भैया पोटोमीटर के जरिए ही मापी जाती है। तो ये आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि पोटोमीटर के जरिए ही वाष्पोत्सर्जन की दर मापी जाती है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें जल उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर विस्तृत होता है, विलय निम्न स्तर से उच्च सांद्रता की ओर विस्तृत होता है, या आयनों का सक्रिय अभिगमन है या आयनों का निष्क्रिय अभिगमन है? तो जो इसका आंसर जाएगा वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा जाएगा। तो परासरण, पहले तो समझना पड़ेगा कि परासरण होता क्या है। परासरण एक प्रक्रिया है जिसमें जल उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर विस्तृत होते हैं। तो भैया परासरण के दौरान 100% जो जल का जो प्रवाह होता है वह हमेशा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ही होता है। इसी कारण से यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरे वाला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। या निम्न से उच्च की ओर है तो निम्न की उच्च की ओर
नहीं आएगा। आयनों का सक्रियण अभिगमन होता है, इसमें आयनों का कोई अभिगमन नहीं होता, क्योंकि जहाँ आयन काम करेंगे वहाँ ऊर्जा देनी पड़ती है, तो वहाँ पर ये नहीं होगा। और आयनों का निष्क्रिय भी यहाँ नहीं आएगा। तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट है। अगली बात कर लेते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। शुद्ध जल का जल विभव अथवा परासरण विभव होता है। शुद्ध जल का जल विभव तथा परासरण विभव होता है। तो भैया शुद्ध जल का जो जल विभव होता है या परासरण विभव जो होता है वो आपको यहाँ पर पहले तो ये समझना पड़ेगा कि शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है। तो शुद्ध जल का जो जल विभव होता है वो भी शून्य होता है, और जो परासरण विभव होता है भैया वह भी शून्य होता है। तो पहले यहाँ 100 आ रहा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 100 वाला पोर्शन है तो ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी 100 आ रहा है तो भैया ये भी नहीं हो सकता। तो 0 0 आंसर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट है। 13वां क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 13वें क्वेश्चन में है वाष्पोत्सर्जनांक। 13वें क्वेश्चन में वाष्पोत्सर्जनाकर्षण जल संसर्जन ससंजनवाद के प्रतिपादक है। यानी जो वाष्पोत्सर्जनाकर्षण है जल ससंजनवाद के प्रतिस्थापक है। तो इसके जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक आपके कौन से हैं? डिक्सन और जेली नामक 2 वैज्ञानिक है जिन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था, डिक्सन और जेली। 14वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नतम जल धारण क्षमता वाली मृदा है, यानी सबसे कम जो जल धारण करती है वह मृदा कौन सी है? तो भैया वो मृदा कौन सी होगी? हम जानते हैं कि चिकनी मिट्टी भी जल धारण क्षमता रखती है, दोमट मृदा भी जल धारण क्षमता रखती है, यानी ये भी जल धारण क्षमता रखती है। इसका मतलब मृदा निम्नतम, वहाँ पूछा है कि निम्नतम, हमेशा याद रखो क्वेश्चन को पढ़ते समय कि उसने पूछा है निम्नतम जल धारण क्षमता। तो भैया चिकनी मिट्टी में भी जल धारण क्षमता अच्छी होती है, दोमट मृदा में तो बहुत अच्छी होती है, तो इसका मतलब ये आंसर भी नहीं जाएगा। बलुआ मिट्टी जो होती है, बालू मिट्टी होती है, उसमें जल धारण क्षमता बिल्कुल ही कम पाई जाती है, क्योंकि बालू मिट्टी के अंदर पानी रुकेगा नहीं, और रुकेगा नहीं तो सारा का सारा हम जानते हैं कि हम कहीं पर अगर बाली मिट्टी हो और वहाँ पानी ढोल भी देते हैं नीचे, तो सारा का सारा पानी सोख लिया जाता है और नीचे चला जाता है, वह मिट्टी उसको पकड़ कर नहीं रखती। ठीक है, तो सबसे जो कम जो जल धारण क्षमता होती है वो बलुआ मिट्टी में होती है, यानी बालू मिट्टी में होती है। तो यहाँ आंसर जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वें क्वेश्चन में शाखीय पौधे तथा तना काट देने पर जाइलम रस का रिसना किस कारण संभव है? अब आप एक कल्पना कीजिए कि शाखीय पौधा है, उसका तना हमने काट दिया, अब उसका जो जाइलम रस होगा वो रिसेगा, तो वो किस कारण संभव है? तो निष्क्रिय अवशोषण से, मूल दाब से, बिंदु स्त्राव से, या अस्पष्टन की उपस्थिति से। तो भाई इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर आंसर देना है कि भाई निष्क्रिय अवशोषण से तो हो नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि भाई वहाँ कोई अवशोषण करने वाला बैठा है। जब तने की पत्तियाँ ही आप नहीं रही, तने की शाखाएँ नहीं रही, तो फिर क्या होगा? वहाँ अवशोषण की तो कोई बात ही नहीं है। अवशोषण कर कौन रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन गलत है। सी वाला ऑप्शन भी देखें, बिंदु स्त्राव में पत्तियाँ रही नहीं, तो बिंदु स्त्राव होगा कहाँ से? क्योंकि तन तो आपने काट दिया। डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वाष्पोत्सर्जन की उपस्थिति से। भैया वाष्पोत्सर्जन तब होगा ना जब पत्तियां रहेगी, तना शाखित होगा। तो तने को तो हमने रगड़ कर काट दिया, तो जब तना ही काट दिया तो ऊपर की शाखाएं तो रही नहीं, तो इसका मतलब ना तो उसमें अवशोषण होगा, ना उसमें बिंदु स्त्राव होगा, ना वाष्पोत्सर्जन की उपस्थिति रहेगी। तो इसका मतलब ये 100% आंसर क्या जाएगा? मूल दाब से। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो मूल दाब से। बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। तो बी वाला ऑप्शन आपको एकदम करेक्ट है। अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 16वें क्वेश्चन की तरफ। तो सर जेसी बोस ने रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए प्रतिपादित किया था। सर जेसी बोस ने रसारोहण की प्रक्रिया को समझाने के लिए कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सबसे पहले स्प्रे पंपवाद, नहीं, ये जेसी बोस ने नहीं दिया, पहला ऑप्शन गलत है, यहाँ पे नहीं दिया ये। स्पंदनवाद, हाँ, स्पंदनवाद जेसी बोस का सिद्धांत है। तो स्पंदनवाद, पहले अगले ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं। वाष्पोत्सर्जन व आकर्षणवाद, ये भी जेसी बोस ने नहीं दिया।
केशिका बलवाद ये भी नहीं दिया भैया, तो पहला यहाँ आंसर जाएगा बी स्पंदनवाद। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक आयन है। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने में जो सहायक आयन है वो आपको याद रहना चाहिए। हमेशा हम जानते हैं कि पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम चैनल्स जो होते हैं वही रंध्रों को खुलने और बंद करने में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर सोडियम तो नाम है नहीं, इसका मतलब 100% कौन सा होगा? पोटेशियम। तो आंसर जाएगा डी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब एक कोशिका पूर्णतः स्फीति हो तो शून्य क्या होगा? जब एक कोशिका पूर्णतः क्या स्फीति हो तो शून्य क्या होगा? स्फीति का मतलब कोई कोशिका है वह पूर्ण रूप से क्या है? फूली हुई है, यानी उससे ज़्यादा वह नहीं फूल सकती। तो इसका मतलब क्या है? शून्य क्या हो सकता है वहाँ पर? तो इसका मतलब शून्य वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ होगी, तो उसी का अपने को आंसर ढूंढना है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं फिर उसके बाद में अपना आंसर देते हैं। तो पहला परासरण दाब। तो परासरण दाब तो भैया शून्य नहीं हो सकता, क्योंकि परासरण दाब तो लगातार होता रहेगा। भित्ति दाब तो भैया ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा ही भित्ति दाब होगा, क्योंकि पूरी तरह से फूली हुई कोशिका है तो लगातार भित्ति पर दाब पड़ेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। स्फीति दाब भी नहीं हो सकता। तो विसरण दाब न्यूनता, हाँ भैया फूली हुई 100% है तो उसमें विसरण की क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि पहले से उसमें मार्जिन नहीं है, उसमें बिल्कुल भी मार्जिन नहीं है कि वो और ज़्यादा फूल सके। तो विसरण की क्रिया क्या होगी? वहाँ तक बिल्कुल ही शून्य होगी। अगला क्वेश्चन, यदि कोशिका ए जिसका परासरण दाब OP 10 वायुमंडल तथा स्फीति 5 वायुमंडल है यानी ATM है, एक दूसरी कोशिका B जिसका परासरण दाब 15 वायुमंडल यानी ATM तथा स्फीति दाब 12 वायुमंडल यानी ATM है, से एक झिल्ली द्वारा अलग होती है, तो जल का बहाव होगा। तो जल का भैया बहाव हमें याद करना है। पहला ऑप्शन है A से B में, B से M में, या दोनों में बराबर होगा। तो भैया पहले तो हमें इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि क्या रहा है ऑप्शन में, कि यदि कोई कोशिका A है जिसका ठीक है परासरण दाब क्या है 10, अब दूसरी कोशिका जिसका परासरण दाब 10 वायुमंडल है और स्फीति दाब 5 वायुमंडल है, जबकि दूसरी कोशिका B है जिसका परासरण दाब तो 15 वायुमंडल है लेकिन स्फीति दाब 12 वायुमंडल है, तो भैया झिल्ली में जल का बहाव किधर होगा? तो हम जानते हैं भैया स्पष्ट रूप से कि भैया अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर कोई भी जल गमन करता है। तो भैया जब B वाली कोशिका के अंदर परासरण दाब भी 15 है और यहाँ सिर्फ 10 ही है, तो यहाँ कितना ज़्यादा हो गया? 5। और इसमें यहाँ पर स्फीति दाब 12 है और यहाँ सिर्फ स्फीति दाब 5 ही है, तब भी तो ज़्यादा हुआ ना। तो आंसर जाएगा हमारा बी से हमेशा A की ओर क्या होगा? जल गति करेगा। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं 20वां क्वेश्चन। जीव द्रव्य कुंचन एक प्रक्रम है। जीव द्रव्य कुंचन एक प्रक्रम है, इसके बारे में समझाए। तो पहला ऑप्शन है बाह्य परासरण का, दूसरा है अंतःपरासरण का, तीसरा है अंतःचूषण का और चौथा है वाष्पोत्सर्जन का। तो भैया ये किसका प्रक्रम है? तो अंतःपरासरण का तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि अंतःपरासरण में तो नहीं चलेगा। वाष्पोत्सर्जन का भी नहीं है, अंतःचूषण का भी नहीं है। 100% आंसर कौन सा जाएगा? बाह्य परासरण का ये प्रक्रम है। तो जीव द्रव्य कुंचन किसकी वजह से होता है? ये बाह्य परासरण की वजह से ही होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तो कंटिन्यू बने रहें वीडियो के साथ, लगातार हमारे वीडियो को देखते रहें और लगातार ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ।